डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए। जो भी कोई इशू है उसके लिए आप लोग का अपना सुझाव दीजिए। जो भी कोई इशू है उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ मैं सभी विभागों से भी निवेदन कर रहा हूँ, आप भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़िए। हमारे कंटेंट को आप एनालिसिस करिए। हमारे कंटेंट को एनालिसिस करके बच्चों को जरूर हमारे चैनल के माध्यम से जोड़िए। बच्चों को मोबाइल भी प्रोवाइड कराए ताकि जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चे उसको जो है आसानी से पढ़ सकें। इसके साथ साथ आप लोग जो भी अपना सुझाव देना चाह रहे हों ताकि हम लोग और आप लोग सुझाव के माध्यम से हम लोग और यहाँ बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सकें, तो आप लोग अपना सुझाव दीजिए ताकि हम लोग जो है आप सुझाव फॉलो करते हुए यहाँ से और बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करें। और पिछली क्लास में बच्चे हम लोग क्या पढ़ रहे थे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आइए उसी को हम कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। दो चर वाले रैखिक इसी रेखीय भी कहते हैं, रेखीय समीकरण युग्म, समीकरण के युग या समीकरण युग, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। इस तरह से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एग्जाम्पल पढ़ रहे थे। तो एग्जाम्पल जो है समाप्त हो गए हैं। अब हम लोग क्या पढ़ना है, एक्सरसाइज 3.1। जो भी कंटेंट हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी से पढ़ना है। अगर आपके पास एनसीईआरटी वाली बुक नहीं है, अगर ये बुक एनसीईआरटी बुक नहीं है, तो जो भी बुक आपके पास है उस बुक को है ओपन करके दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को ओपन करके आप पढ़िए, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को। तो जैसे देखिए यहाँ पर पिछली क्लास हम लोग क्या क्या पढ़े थे उसको देखिए। पिछली क्लास में ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 भी हम लोग पढ़ लिए हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 भी पढ़ लिया गया है। एग्जाम्पल नंबर 2 भी पढ़ लिए हम लोग। एग्जाम्पल नंबर हम लोग 3 भी पढ़ लिए हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 दो रेल पटरियाँ समीकरणों x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0 द्वारा निरूपित की गए हैं। इस स्थिति को जो है ज्यामितीय रूप से व्यक्त कीजिए। इस तरह से पिछली क्लास में इसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। इसके आगे जो पढ़ेंगे वो जो है अब एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे। एक्सरसाइज जो है 3.1 यानी प्रश्नावली 3.1 प्रश्नावली 3.1 यानी एक्सरसाइज 3.1 यही हम लोग पढ़ना है। तो इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अपनी बुक ओपन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन इसमें देखिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, क्या यह मनोरंजक है। उसके बाद फिर क्या कर रहा है, इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफी रूपों में व्यक्त कीजिए। एक बार इसको फिर पढ़ लीजिए। प्रश्नावली जो है 3.1 का यानी एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन क्या है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, क्या यह मनोरंजक है।
इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर जो है आफताब नामक एक व्यक्ति है, वो अपनी पुत्री से कह रहा है, पुत्री से क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व यानी 7 वर्ष पहले जो है मैं तुमसे जो है कितना गुना था, 7 गुना था। आफताब एक जो है व्यक्ति है, उसने अपने पुत्री से कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व जो मेरी उम्र थी, आयु थी, 7 वर्ष पूर्व जो मेरी उम्र या आयु थी वो तुम्हारी उम्र के जो है 7 गुनी थी। तुम्हारी उम्र जितनी थी उसकी 7 गुनी मेरी उम्र थी। उसके बाद फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन, फिर उसको देखिए, फिर इसके आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। फिर आफताब कह रहा है, आफताब ने फिर कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुम्हारी उम्र का सिर्फ केवल 3 गुना ही रह जाऊंगा। तो यानी फिर समझिए, जैसे आफताब नामक जो व्यक्ति है वो वर्तमान कह रहा है, प्रेजेंट टाइम में कह रहा है, प्रेजेंट टाइम में अपनी बेटी से कह रहा है कि 7 वर्ष पहले तुम्हारी जो उम्र थी, 7 वर्ष पहले जो तुम्हारी उम्र थी, तुम्हारी उम्र की यानी 7 वर्ष जो मेरी उम्र थी, तुम्हारी उम्र की मेरी क्या थी, 7 गुनी थी। 7 वर्ष पहले जैसे इस समय प्रेजेंट टाइम बात वो कर रहा है अपनी बेटी से ना, तो वही वो कह रहा है कि 7 वर्ष पहले जो मेरी उम्र थी तुम्हारी उम्र की 7 गुनी थी। फिर वही फिर कह रहा है कि अब 3 वर्ष बाद है, यानी अब भविष्य बात कर रहा है, 3 वर्ष बाद जो है मेरी उम्र जो है तुम्हारी उम्र की 3 गुनी ही रह जाएगी। इसी स्टेटमेंट को, इसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हम लोगों को अलजेब्रिक जो है अलजेब्रिक जो है रिप्रेजेंट करना है और जो है ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंट करना है। यानी जो स्टेटमेंट कर रहा है क्वेश्चन माध्यम से, इसको हम लोग बीजगणितीय रूप में प्रदर्शित करना है और इसको ग्राफी रूप में प्रदर्शित करना है, यानी ज्यामितीय रूप प्रदर्शित करना है। तो आइए हम लोग जो है क्वेश्चन को उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ जैसे देखिए, अब यहाँ पर क्या है, आफताब की जो वर्तमान उम्र है नहीं पता है, और उसकी बेटी की जो उम्र है, उसकी जो बेटी की उम्र है उसकी भी उम्र वर्तमान क्या है नहीं पता है। ध्यान समझिए, प्रेजेंट टाइम में आफताब और उसी की भी जो बेटी है उन दोनों का उम्र हमको नहीं मालूम है, आयु नहीं मालूम है। तो हम पहले मान लेते हैं कि इस समय उन दोनों की उम्र क्या है। जैसे माना आफताब की वर्तमान उम्र, माना आफताब माना आफताब की वर्तमान उम्र, अपने बुक में देखते रहिए, वर्तमान उम्र या आयु, वर्तमान उम्र या आयु इसी कहते हैं, आयु x वर्ष तथा उसकी बेटी की आयु, उसकी बेटी की आयु, उसकी बेटी की आयु या उम्र y वर्ष है, y वर्ष है। देन तब ऊपर दिए कथन का, यानी जो क्वेश्चन में आप कह रहा है, तब चाहे प्रश्नानुसार कहे लिखिए, तब प्रश्नानुसार बीजगणितीय रूप इस तरह होगा। तब प्रश्नानुसार बीजगणितीय रूप यानी अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन या बीजगणितीय निरूपण, तब बीजगणितीय
तब बीजगणितीय निरूपण या रिप्रेजेंटेशन निरूपण इस तरह होगा, इस तरह होगा। क्या होगा? आफ्ताब क्या कह रहा है? आफ्ताब क्या कह रहा है? 7 वर्ष पूर्व जो मेरी आयु थी, तुम्हारे आयु की कितनी थी? 7 गुनी थी। तो अगर वर्तमान में आफ्ताब की उम्र x वर्ष है, 7 वर्ष पूर्व उसकी उम्र कितनी रही होगी? उससे 7 वर्ष कम रही होगी ना। जैसे आपकी उम्र इसमें जैसे 16 वर्ष है, तो 7 साल पहले आपकी उम्र कितनी रही होगी? 9 वर्ष रही होगी, नहीं रही होगी? आपकी उम्र इस समय 16 वर्ष है और 7 वर्ष पहले आपकी उम्र कितनी रही होगी? 9 वर्ष रही होगी। 9 वर्ष कैसे आए? 16 वर्ष में 7 आप घटा दे रहे हैं। तो इसी तरह जो है यहाँ पर आफ्ताब की इसी तरह जैसे आफ्ताब की 7 वर्ष पूर्व आयु बराबर कितना होगा? x माइनस 7 वर्ष, यानी जो प्रेजेंट टाइम है, वर्तमान जो है उससे 7 कम रही होगी। 7 वर्ष पहले बात कर रहा हूँ ना। उसी तरह आफ्ताब की बेटी की 7 वर्ष पूर्व उम्र या आयु क्या होगा? वर्तमान में जो है आफ्ताब की बेटी की उम्र कितनी है? y वर्ष है। y वर्ष हम लोग माने हैं ना। तो इसका मतलब 7 वर्ष पहले कितनी रही होगी? वो जितना है प्रेजेंट टाइम उससे 7 कम। जैसे सपोज दैट कि अगर इस समय वो जो 10 वर्ष है, तो 7 वर्ष पूर्व कितनी रही होगी? 10 में 7 घटा देंगे, यानी 3 वर्ष रही होगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 7 वर्ष पूर्व जो आयु हो, 7 वर्ष पूर्व जो है आफ्ताब की बेटी की उम्र कितनी रही होगी? y माइनस 7 वर्ष। अब यही जो है प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार यही कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? आफ्ताब की उम्र जो 7 वर्ष पहले थी, उसकी बेटी की उम्र कितनी थी? 7 गुनी थी। यानी आफ्ताब की जो 7 वर्ष पहले उम्र है वो किसके बराबर है? उसकी बेटी की 7 गुने के बराबर है, यानी 7 गुणा कर दीजिए। तब इसको कैसे लिखेंगे आप? तो x यहाँ तब लिख लीजिए, देन तब x माइनस 7 इक्वल टू 7 इंटू 7 गुना है ना, यानी आफ्ताब की बेटी की उम्र का 7 गुना है। आफ्ताब की जो है, आफ्ताब जो 7 वर्ष पहले उम्र है, उसकी बेटी की उम्र के जो है कितना है? 7 गुना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? y माइनस 7 इस तरह से। अब यहाँ से हम लोग इसका क्या करेंगे? इसको ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? x माइनस 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7y और माइनस कितना हो जाएगा? 7 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? 49 होगा। और यहाँ माइनस साइन, यहाँ प्लस साइन, प्लस इंटू माइनस जब करें तो माइनस ही होगा। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं? डाउट है। आप इसको जो है सबको इस साइड ले आइए। तो x माइनस 7y हो जाएगा। यहाँ प्लस 7y है, तो जब आप ट्रांसपोज करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 7y हो जाएगा। यहाँ जो है माइनस 49 है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा? प्लस 49 हो जाएगा। प्लस 49 इक्वल टू इधर क्या बचा? 0 बचा। अब यहाँ जैसे देखिए, यहाँ प्लस 49 है और यहाँ क्या है? माइनस 7 है। साइन क्या है? अपोजिट है। साइन जब अपोजिट रहता है तब क्या हो जाएगा? बड़े वाले पद छोटे पद हम क्या करते हैं? घटा देते हैं। जो डिफरेंस आता है, अंतर आता है, उसके साथ साइन किसका लिखते हैं? बड़े वाले पद का। तो यहाँ पर साइन अपोजिट है, यहाँ माइनस 7 है, प्लस 49 है। तो बड़े वाले पद छोटे वाले पद घटा देंगे, जो अंतर आएगा उसके साथ साइन किसका लिखेंगे? बड़े पद का। यानी 49 में 7 घटाएंगे कितना आएगा? 42 आएगा, यानी 42 आएगा।
एक्स माइनस 7y और ये 42 आएगा। अब साइन किसके साथ, साइन किसका लिखेंगे, बड़े वाले पद का। बड़े वाले पद साइन क्या है, प्लस, यहाँ प्लस लिखेंगे, प्लस 42 इक्वल टू 0। इस तरह से इक्वेशन नंबर क्या हुआ, 1 हुआ, इक्वेशन नंबर 1 हुआ। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं, डाउट ना। फिर जो है आपके क्वेश्चन फिर क्या कह रहा है, उसके बाद फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके बाद ये तो जो है क्वेश्चन की पहली कंडीशन से हुआ, ऐसा इतना निकल के आया है, ये समीकरण बना। क्वेश्चन के पहली कंडीशन से पहला समीकरण हम लोग प्राप्त किए हैं। जैसे पहली कंडीशन क्या है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी इतने कंडीशन से, यानी इतने जो है कंडीशन से हम लोग पहला इक्वेशन प्राप्त किए हैं। और दूसरी कंडीशन का आप क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब फिर वो आफ्ताब ने कह रहा है, दूसरी कंडीशन कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे जो है 3 गुना ही रह जाऊंगा, 3 गुना ही रह जाऊंगा। तो आइए इसको हम लोग, अब जैसे देखिए पुनः प्रश्नानुसार पुनः प्रश्नानुसार 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु और अब क्या हो जाएगा। जैसे इस समय आपको उम्र अगर 16 वर्ष है, 3 वर्ष बाद कितना हो जाएंगे आप, 19 वर्ष हो जाएंगे ना। 19 कैसे आया, आप 16 वर्ष 3 जोड़ दिए। इसी तरह जैसे आफ्ताब की अगर वर्तमान आयु x वर्ष है तो 3 वर्ष बाद उसकी उम्र कितनी हो जाएगी, x + 3 वर्ष हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, होगा। तो x + 3 वर्ष हो जाएगा, x + 3 वर्ष होगा, x + 3 वर्ष होगा। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं, डाउट है। फिर आगे मैं लिख रहा हूँ, इसी के आगे मैं लिख दे रहा हूँ, जगह है, और या यहाँ लिख लीजिए 3 वर्ष बाद आफ्ताब 3 वर्ष बाद आफ्ताब की बेटी की उम्र या आयु क्या हो जाएगा बच्चे, आयु और क्या हो जाएगा, वर्तमान आयु कितनी है, उसकी y वर्ष है। सपोज जैसे वो इस समय 10 वर्ष की है, 3 वर्ष बाद कितने वर्ष हो जाएगी, 13 वर्ष की, यानी 10 में 3 जोड़ दिए तो यहाँ पे क्या हो जाए फिर y + 3 वर्ष, यानी y + 3 ईयर्स हो जाएगा। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट नहीं, डाउट। तब आपके क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि 3 वर्ष बाद जो है तुम्हारी उम्र कितनी रह जाएगी, 3 गुना। यानी आफ्ताब ने अपनी बेटी से कह रहा है 3 वर्ष बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु को 3 गुनी ही रह जाएगी। यानी तब 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु क्या है, x + 3 वर्ष, x + 3 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, आफ्ताब की बेटी की जो 3 वर्ष बाद उम्र है उसकी 3 गुना। यानी आफ्ताब की बेटी की 3 वर्ष बाद जो उम्र है क्या है, y + 3 वर्ष है। अब इसी में क्या करेंगे, 3 गुणा कर दीजिए इस तरह से। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं, डाउट है। अब जैसे देखिए इसी को ओपन कर लीजिए आप, x + 3 इक्वल टू, इस ब्रैकेट में ओपन कर रहा हूँ, यहाँ से क्या हो जाएगा 3y और +9 हो जाएगा। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं, डाउट। अब सभी आप जो है एक तरफ कर लीजिए, ट्रांसपोज कर लीजिए, x + 3 - 3y
इधर +3y है तो इधर आ जाएगा -3y आ जाएगा, इधर +9 इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा, -9 है, ध्यान दीजिएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं? डाउट। अब यहाँ जैसे देखिए -3y है, सॉरी -9 है यहाँ पर, यहाँ +3 है, तो साइन अपोजिट रहने बड़े वाले पद छोटे पद घटा देते हैं और जो अंतर निकल का आता है किसका लिखते हैं? बड़े वाले पद का। तो 9 में 3 जब घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 6 आएगा, और 6 के साथ किसका साइन लिखेंगे? बड़े पद का। बड़े पद साइन क्या है? माइनस, यहाँ तो माइनस साइन लिखेंगे। यहाँ तो किसी बच्चे कोई डाउट नहीं? डाउट है ना? तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जगह यहाँ पर है, तो x -3y -6 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। इक्वेशन नंबर क्या है? 2। ये इतना जो है इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 जो है क्या है? इसका बीजगणितीय निरूपण है। जैसे मैं इक्वेशन नंबर 1 यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ ऑलरेडी लिखा है गया है। इक्वेशन नंबर 2 मैं लिख दे रहा हूँ यहीं पर। इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 क्या है कि x -3y -6 इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 2 है। इस तरह से ये बीजगणितीय निरूपण है। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं? डाउट है ना? नहीं डाउट है। तो इसका मतलब क्या, हमको 2 इक्वेशन प्राप्त हो गए। पहला इक्वेशन क्या है? x -7y और +42 इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन क्या है? x -3y -6 इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 2 है। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं? डाउट है ना? आप पहले यहाँ तक नोट करिए। नोट करिए। नोट हो गया? नोट हो गया कि नहीं? नोट करिए तुरंत। कोई डाउट नहीं है किसी बच्चे को? कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना? डाउट है क्या? नहीं डाउट है? ठीक है, इसको नोट करिए। नोट करिए। अगर नहीं नोट कर पा रहे हैं आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं बगल में स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लिए? तो अब हम लोग इसका यही दोनों जो इक्वेशन निकाले हैं हम, अब इसका हम लोग क्या करेंगे? ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे, यानी ज्यामितीय निरूपण करेंगे, यानी हम लोग अब ग्राफ बनाएंगे। अब ग्राफ बनाने के लिए मैं पिछली क्लास से ही बताते हुए आ रहा हूँ, जब 2 चरवाहे रैखिक समीकरण 2 समीकरण के माध्यम से पढ़ रहे हैं, या 2 चरवाहे रैखिक समीकरण जब हम एक ही समीकरण के माध्यम से पढ़े थे, उसका ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या ज़रूरत पड़ती है? 2 चरवाहे रैखिक समीकरण का ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या ज़रूरत पड़ती है? किसी भी समीकरण जो है कम से कम 2 सलूशन हमको पता होना चाहिए। तो अब यहाँ पर जो है 2 समीकरण दिए हैं, और 2 समीकरण जो है 2 चरवाहे रैखिक समीकरण है, 2 चरवाहे रैखिक समीकरण है, 2 समीकरण है, और दोनों समीकरण एक ही साथ हम लोग को पढ़ना है, और दोनों समीकरण को हम लोगों को एक ही साथ ग्राफ बनाना है। तो इन दोनों समीकरण के अलग अलग जो दोनों समीकरण हैं, इन दोनों समीकरण के अलग अलग जो समीकरण हैं, इनके जो है कम से कम 2 सलूशन हमको पता होना चाहिए। तो 2 जब सलूशन कम से कम पता रहे तो हम दोनों समीकरण क्या करेंगे? ग्राफ बनाएंगे उसके माध्यम से। तो इसका हम सलूशन निकालने का तरीका मैं क्या बताया था कि चूँकि 2 चरवाहे रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, अनंत हल होते हैं, कई हल होते हैं। तो यानी इसमें जो वेरिएबल प्रयोग किया गया है x और y जो वेरिएबल प्रयोग किया गया है, इसके तमाम ऐसी वैल्यू होंगी जिस पर इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, यानी बाएं पर समान होगा। तो जिस वैल्यू के, यानी x और y जिस वैल्यू पर इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, वो x और y की तमाम वो वैल्यू क्या होंगी? इस इक्वेशन सोल्यूशन होंगी, हल होंगी। तो अब x और y की तमाम वैल्यू पर जब इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है तो हम कैसे समझें कौन सी वैल्यू रखेंगे? तो इसके लिए मैं x और y यानी कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका, यानी निर्देशांक निकालने का तरीका मैं यही बताया था कि एक बार जो है इक्वेशन में x बराबर 0 लेंगे तो y कुछ वैल्यू निकलेगी, x बराबर जैसे 0 लेंगे तो इक्वेशन जो है वन लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। यानी एक चरवाहा रैखिक समीकरण जब हो जाएगा, एक चरवाहा जब रैखिक समीकरण हो जाएगा तब उस कंडीशन हम क्या करें? जैसे x बराबर 0 लेंगे तो इक्वेशन जो हो जाएगा y वाले चर में हो जाएगा, यानी सिर्फ y वाले चर में हो जाएगा। तो y वैल्यू हम क्या करेंगे? निकाल लेंगे ट्रांसपोज मेथड से, यानी एक चरवाहा रैखिक समीकरण हम लोग आसानी सॉल्व कर निकाल लेंगे।
इसी तरह y बराबर 0 लेंगे तो यस कुछ वैल्यू निकलेगा, फिर यस बराबर हम 1 लेंगे तो y कुछ वैल्यू निकलेगा, y बराबर 1 लेंगे तो यस कुछ वैल्यू निकलेगा, यस बराबर 2 लेंगे तो y कुछ वैल्यू निकलेगा, y बराबर जब 2 लेंगे तो हम लोग यस कुछ वैल्यू निकलेगी। इसी तरह से हम लोग तमाम कोऑर्डिनेट निकाल कर तैयार करेंगे और उन कोऑर्डिनेट जो निकालें मतलब कि भुज और कोट निकाल रहे हैं, एक्स और वाई का मान निकाल रहे हैं, और उस एक्स और वाई के मान को यानी उस कोऑर्डिनेट को हम दोनों इक्वेशन में मतलब पहले इक्वेशन के माध्यम जो कोऑर्डिनेट निकालेंगे पहले इक्वेशन हम लोग पुट करेंगे, देखते हैं किस इक्वेशन के लिए जो है किस कोऑर्डिनेट के लिए इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। जितने कोऑर्डिनेट के लिए इक्वेशन सेटिस्फाई हो सभी कोऑर्डिनेट क्या होंगे, उससे सोल्यूशन होंगे। और हमको ग्राफ बनाने के लिए सिर्फ 2 सोल्यूशन चाहिए। अगर 2 सोल्यूशन हमको जानकारी हो जाएगी तो हम लोग ग्राफ बना लेंगे एक एक समीकरण का इस तरह से। पहले हम समीकरण नंबर 1 के लिए कोऑर्डिनेट निकालेंगे, फिर समीकरण नंबर 2 के लिए कोऑर्डिनेट निकालेंगे और जो सोल्यूशन आएंगे दोनों समीकरण के उनके माध्यम से हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ तक आप नोट कीजिए नहीं, नोट करिए। आइए हम लोग जो है समीकरण जैसे समीकरण 1 के माध्यम से ही हम लोग कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश करते हैं। समीकरण 1 क्या है यहाँ पर, जैसे देखिए समीकरण 1 क्या है यानी इक्वेशन नंबर 1 क्या है, इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर यही है ऊपर वाला x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0 है। अब यहाँ से हम लोग कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, एक बार इक्वेशन में x बराबर 0 हम रख रहे हैं, रखिए यहाँ पर x पोजीशन 0 रखिए, माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0 है। अब जैसे देखिए 0 में से माइनस 7y घटाएं क्या है, माइनस 7y ही आएगा, माइनस 7y यानी माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, माइनस 7y यहीं रहने दीजिए। अब इसको ट्रांसपोज कर दीजिए, यहाँ प्लस 42 है, इधर आए क्या हो जाएगा माइनस 42 हो जाएगा, माइनस 42। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट, दोनों साइड जो है माइनस है, इधर भी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 7y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7y इक्वल टू क्या 42 हुआ, 7y इक्वल टू 42 तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 42/7 तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, y इक्वल टू 6 यानी x बराबर 0 पर y वैल्यू क्या नहीं आ रही है, x बराबर 0 पर y वैल्यू क्या निकल रहा है 6, यानी वो x बराबर 0 तब जो है y बराबर क्या यानी देन y इक्वल टू क्या है 6 है। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं, डाउट है। यानी जो कोऑर्डिनेट पहला हमको मिला क्या मिला 0 और 6, 0 और 6, यहाँ तक नोट किया आप। इसी तरह जैसे हम लोग अब फिर y बराबर अब 0 रखेंगे, y बराबर 0 रखिए, y बराबर 0 रखेंगे तो देखिए क्या x बराबर क्या मान निकल कर आता है। जैसे देखिए x बराबर हम लोग 0 लिए तो जो इक्वेशन था 1 लीनियर हो गया, यानी एक चरवार रैखिक समीकरण हो गया। एक चरवार जब रैखिक समीकरण हो जाएगा तो उसको हम लोग पक्षांतर विधि से बहुत आसानी से उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, यानी वेरिएबल का। यहाँ x बराबर 0 लेने पर वेरिएबल सिर्फ क्या बचा y वैल्यू हम लोग पक्षांतर विधि से यानी ट्रांसफॉर्म मेथड हम लोग निकाल ली। इसी तरह y बराबर 0 हम फिर ले रहे हैं, y बराबर जब 0 लेंगे तो तब किस में हो जाएगा y वैल्यू जो हो जाएगी यहाँ 0 हो जाएगी, यानी वो y जो है विलुप्त हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो सिर्फ कौन सा वेरिएबल बचेगा x बचेगा, यानी एक चरवार रैखिक समीकरण तब रह जाएगा। और x का वैल्यू हम लोग पक्षांतर विधि से ट्रांसफॉर्म मेथड से निकाल लेंगे। तो y बराबर 0 रखिए यहाँ पर, x माइनस 7 इंटू 0 प्लस 42 इक्वल टू क्या है 0 है। अब x माइनस 0 7 इंटू 0 का 0 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 42 इक्वल टू क्या है 0 है। यहाँ से किसी बच्चे कोई डाउट नहीं, डाउट है ना। तो जैसे देखिए यहाँ पर, तो अब यहाँ से जैसे देखिए हमको x वैल्यू निकालना है, x वैल्यू निकालना है, x यहीं रहने दीजिए, प्लस जो है प्लस 42 को हम इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 40 हो जाएगा, माइनस 42 हो जाएगा, यानी x वैल्यू क्या निकल गई माइनस 42। यहाँ से किसी को डाउट, y बराबर जब 0 हम ले रहे हैं, y बराबर जब 0 ले रहे हैं, y बराबर जब 0 ले रहे हैं, y बराबर जब 0 ले रहे हैं तो x वैल्यू क्या निकल कर रही है माइनस 42,
-42, यानी y बराबर 0 तब सॉरी y बराबर 0 नहीं तो x वैल्यू क्या निकलेगा -42, तो y बराबर 0 तब जो है x बराबर क्या, x बराबर -42 थोड़ा मैं देख लूँ, आपको दिखाई दे रहा है नहीं, आप नोट करते रहिए। हाँ दिख रहा होगा। इसका मतलब कोऑर्डिनेट जो मिला हम लोगों को, क्या मिला कोऑर्डिनेट क्या मिला, -42 और 0, इस तरह से कोऑर्डिनेट मिला। यहाँ तक आप नोट करिए, पहले नोट कर लिए। नोट करिए। नोट करिए। नोट हो गया ना, तो आइए हम इसको हम अब मिटा दे रहे हैं, ये सब चीज़ें मैं मिटा दे रहा हूँ। अब मैं मिटा दे रहा हूँ। अब देखिए, अब जैसे हम लोग इक्वेशन जैसे पहला क्या है, x -7y और +42 इक्वल टू 0 है ना। अब x बराबर जैसे हम लोग क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, x बराबर 1 लीजिए, तो x पोजीशन 1 रखें, माइनस क्या हो जाएगा 7y और +42 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से जैसे देखिए 42 इधर है, इधर 42 +42 है, +1 है, तो क्या हो जाएगा +1 और +42 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर -4 जुड़ जाएगा, समान चिन्ह रहने जुड़ जाएगा, +1 है +42 है, समान चिन्ह रहने पे, यानी साइन जब सेम रहेगा तो ऐड हो जाएगा, साइन वही रहता है, यहाँ प्लस साइन है, यहाँ प्लस साइन, +42 +1 जुड़ जाएगा कितना हो, 43 हो जाएगा, साइन वही रहेगा प्लस का ही, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ध्यान दीजिए -7y है, -7y और +43 इक्वल टू 0 है, तो अब इसको हम उधर ले जाएंगे, -7y यहीं रहने दीजिए क्योंकि y वैल्यू निकालना है, इधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा -43 हो जाएगा, माइनस दोनों तरफ है, माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 43/7 हो जाएगा, यानी x बराबर 1 लेने पर तब y वैल्यू क्या निकल कर आ रही है, y वैल्यू क्या निकल कर आ रही है, सॉरी y वैल्यू क्या निकल 43 तब y इक्वल टू क्या निकल कर आ रहा है 43/7, यानी जो कोऑर्डिनेट निकल के आ क्या 1 और 43/7, इस तरह से। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं? डाउट। अब इसी तरह जैसे y बराबर 1 ले लीजिए, आप y बराबर 1 लीजिए, y बराबर जैसे हम लोग 1 ले रहे हैं, y बराबर 1 लीजिए, y बराबर 1 रखिए इस इक्वेशन में, तो x -7 इंटू 1 y पोजिशन 1 +42 इक्वल टू 0 है, इस तरह से। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं? डाउट है ना? इस तरह से जैसे, और जैसे देखिए x 7 इंटू 1 जब करें क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, -7, यानी प्लस, यहाँ मान के साथ प्लस साइन है, यहाँ माइनस साइन है, प्लस इंटू माइनस करेंगे माइनस ही हो जाएगा, प्लस कितना 42 इक्वल टू 0। अब यहाँ साइन क्या अपोजिट है, साइन जब अपोजिट रहता है बड़े पद में छोटे पद को हम घटाते हैं, यहाँ +42 है, यहाँ क्या है -7 है, तो 42 7 जो घटाएं क्या आ जाएगा,
35 आ जाएगा, यानी x प्लस 35 साइन किसका लिखते हैं, बड़े पद का। बड़े पद साइन क्या है, प्लस प्लस लिखेंगे, इक्वल टू 0 है। यानी x वैल्यू जो निकल के आई, क्या निकल के आई, x वैल्यू जो निकल के आई क्या, -35 y बराबर 1 लेने पर तब x वैल्यू क्या निकल के आ रही है, -35 y वैल्यू 1 लेने पर तब x वैल्यू क्या निकल कर आई, -35। इसका मतलब जो कोऑर्डिनेट निकल के आ रहा है क्या, -35 और क्या 1, इस तरह से। यहाँ तक आप नोट करिए पहले, यहाँ तक नोट करिए।
हेलो, हाँ ध्यान दीजिए, थोड़ा माइक ऑफ था। अब जैसे देखिए, अभी पहला कोऑर्डिनेट जो है हम इक्वेशन नंबर 1 रखे हैं, तो इक्वेशन का बाएं पक्ष दाएं पक्ष क्या समान हो रहा है, तो इसका मतलब पहला कोऑर्डिनेट जो है इस इक्वेशन सोल्यूशन है। इसी तरह दूसरा कोऑर्डिनेट जो हम इस इक्वेशन नंबर 1 में रखे हैं, तो इक्वेशन का बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान हो रहा है। इसका मतलब कोऑर्डिनेट नंबर जो 2 हम लोग निकाले हैं, यानी दूसरा जो कोऑर्डिनेट हम निकाले हैं माइनस एक्स पोजीशन -42, वाई पोजीशन 0, ये भी क्या है, इस इक्वेशन सोल्यूशन है। जब हमको दो सोल्यूशन पता हो गया, समीकरण नंबर 1 के लिए, तो हमको ग्राफ बनाने के लिए कम से कम 2 सोल्यूशन चाहिए। जब 2 सोल्यूशन हमको पता हो गया, तो हम लोग जो है ज़्यादा सोल्यूशन निकालने क्या चक्कर पड़ेगा, अब 2 सोल्यूशन से हम जो है ग्राफ बना लेंगे। इसी तरह जो है समीकरण नंबर 2 के लिए भी हम लोग इस तरह से कोऑर्डिनेट निकालेंगे, और जो कोऑर्डिनेट हम लोग निकालेंगे, एक कोऑर्डिनेट जो है इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, और जिस कोऑर्डिनेट के लिए जो है इक्वेशन का बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान होगा, वो इक्वेशन क्या होंगे, वो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इक्वेशन सोल्यूशन होंगे। तो कम से कम हमको 2 सोल्यूशन जो है समीकरण नंबर 2 को लिए भी जानना जरूरी है। जब तक वो समीकरण नंबर 2 के लिए भी 2 सोल्यूशन हमको नहीं जानकारी, तब तक हम ग्राफ नहीं बना पाएंगे। इस तरह से हम लोग जिस प्रोसेस से समीकरण नंबर 1 लिए हम लोग लिए हैं, वही सेम प्रोसेस हम करके समीकरण नंबर 2 के लिए भी कोऑर्डिनेट तैयार करेंगे, और एक कोऑर्डिनेट को हम समीकरण नंबर 2 में पुट करके देखेंगे कि इस कोऑर्डिनेट के लिए जो है इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। अगर जिस कोऑर्डिनेट के इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा, वही क्या है कोऑर्डिनेट, इस इक्वेशन सोल्यूशन होंगे। तो इस तरह से हम लोग 2 सोल्यूशन निकाल लेंगे, उसका भी 2 सोल्यूशन निकाल कर हम दोनों समीकरण का क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो आप इसको पहले नोट करिए। नोट हो गया? तो प्यारे बच्चे, इसको पहले आप नोट कर लीजिए। जब क्लास देखिए लंबी हो जा रही, इस क्लास में जो है ये पूरा हो नहीं पाएगा, तो इसको आप पहले नोट कर लीजिए। इसके आगे जो है, जस्ट इसके आगे हम जो है अगली क्लास में ही बताएंगे। इसको पहले आप यहाँ तक नोट करिए, क्योंकि जगह हमारे पास नहीं है ना, और दूसरी बात जो है अब क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप यहीं तक इसको नोट कर लीजिए। जस्ट इसके आगे यानी समीकरण नंबर 2 का जो कोऑर्डिनेट हम लोग निकालेंगे अभी अगले पीरियड निकालेंगे अगली क्लास में, तो इसको नोट कर लिए। तो ठीक है, हम यहीं तक रखेंगे, आगे फिर कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।